नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ही परिवार के दो बच्चों को बिल्कुल समान शिक्षा, समान भोजन और समान वातावरण मिले, फिर भी उनके स्वभाव, बुद्धि और रुचियों में अंतर क्यों होता है? क्या इसका कारण आनुवंशिकता है या फिर वातावरण है जिसमें हम बड़े होते हैं? बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीटेट में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि बच्चे के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता की क्या भूमिका होती है, दोनों में क्या अंतर है और आधुनिक मनोवैज्ञानिक इन दोनों में संबंध को किस प्रकार देखते हैं। साथ ही हम सीटेट परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके और चलिए चलते हैं एक शानदार सफ़र पर। सीटेट की परीक्षा में नेचर और नर्चर दोनों शब्दों का एक विशिष्ट अर्थ होता है। नेचर का अर्थ है प्रकृति या आनुवंशिकता, वहीं नर्चर का अर्थ है पोषण, जहाँ बच्चे का पालन पोषण हो रहा है या वातावरण। नेचर से तात्पर्य उन जैविक और आनुवंशिक गुणों से है जो माता पिता से गर्भधारण के समय मिलते हैं। जो गुण बच्चे को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय मिलते हैं उसको हम बोलेंगे आनुवंशिकता या नेचर। यह बच्चे के विकास की सीमाएं तय करते हैं। बच्चे के विकास की सीमाएं जैसे बच्चे की लंबाई उसके माता पिता की आनुवंशिकता पर बहुत कुछ निर्भर करती है। नर्चर से तात्पर्य वातावरण से है। इससे अर्थ है कि बच्चे का वह परिवेश, समाज, संस्कृति, पोषण और शिक्षा जिसमें बच्चा बड़ा होता है, यह तय करता है कि बच्चा अपनी जैविक क्षमताओं को कितना साकार कर पाया है। जो गुण उसे आनुवंशिक रूप से मिले थे उनसे वह कितना बेहतर बन पाया है। अब इसमें देखते हैं वुडवर्ड्स फॉर्मूला। अंत्यक्रिया का सिद्धांत। विकास आनुवंशिकता और वातावरण का जोड़ नहीं है बल्कि उनका गुणनफल है। विकास जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। देखो सीटेट में हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि विकास में 50% योगदान आनुवंशिकता का है और 50% वातावरण का है, या यह दोनों का योग होता है। ऐसा अगर विकल्प आता है तो वह हमेशा गलत होगा। विकास दोनों की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है और दोनों का गुणनफल होता है। अब देखते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण का स्ट्रक्चर कैसा है। आनुवंशिकता एक स्थिर संरचना है। जन्म के समय जो जीन्स मिल गए वो जीवन भर अपरिवर्तनीय रहते हैं, एक बार मिल गए अब ये फिक्स हो गए। वहीं वातावरण एक डायनेमिक संरचना है, गतिशील संरचना है। परिवेश, स्कूल, दोस्त, अनुभव समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे बच्चे के पहले के स्कूल में कुछ और दोस्त थे और फिर उसके दोस्त दूसरे स्कूल में जाकर बदल जाते हैं, तो वातावरण लगातार चेंज होता रहता है। ये एक डायनेमिक संरचना है। और आनुवंशिक एक स्टैटिक संरचना है, एक स्थिर संरचना है। जन्म के समय जो गुण विशेषताएं मिल गई वही आगे तक बनी रहती हैं। अगला देखते हैं सीमा और संभावना का नियम। आनुवंशिकता बच्चे को एक लोअर और अपर लिमिट देती है, एक रेंज सेट कर देती है आनुवंशिकता की। बच्चे का विकास इसी रेंज में होगा, जैसे बुद्धि या संभावित लंबाई। वातावरण ये तय करता है कि उस रेंज में बच्चा कहाँ तक पहुँच पाया। एक अच्छे वातावरण में बच्चा अपने उच्चतम सीमा को छू सकता है। वातावरण अगर अच्छा है तो वो ऊपर अपर लिमिट को टच करेगा। वातावरण अगर बेहतर नहीं है तो बीच में कहीं बच्चा रह जाएगा। ये सीमाएं कौन तय करती है? ये सीमाएं तय करती है आनुवंशिकता। अब एक कंसेप्ट देख लेते हैं, जुड़वां बच्चों का अध्ययन। इसमें से भी कभी कभी सीटेट में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, जुड़वां बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस, एक फैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जब बनते हैं जब एक ही अंडा एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं और बाद में वह सिंगल फर्टिलाइज्ड अंडा, जो निषेचित अंडा है, वो किसी कारण से दो हिस्सों में बट जाता है। इससे दो अलग अलग बच्चे विकसित होते हैं जो एक ही अंडे से या एक ही जायगोट से बनते हैं। उनका जेनेटिक ढांचा जो है लगभग 100% समान होता है। इनका ब्लड ग्रुप भी हमेशा सेम ही होगा। यदि उन्हें अलग अलग वातावरण में भी पाला जाए तो उनकी IQ में काफ़ी समानता देखी जाती है। यह नेचर या आनुवंशिकता के प्रभाव को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं फैटर्नल ट्विंस की। यह तब होता है जब महिला के शरीर में एक ही समय पर दो अंडे बनते हैं और इन्हें अलग अलग स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो अलग अलग समय पर पैदा होने वाले भाई बहन एक साथ गर्भ में पल रहे हैं। इनका ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है। इनकी रुचियाँ, आदतें, IQ लेवल में काफ़ी अंतर देखा गया है। अब प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके दृष्टिकोण को समझते हैं। सीटेट की पेडागोजी में प्रश्नों को हल करने के लिए 3 श्रेणियों को समझना आवश्यक है। पहले हैं प्रकृतिवादी, दूसरे हैं कट्टर व्यवहारवादी और तीसरे हमारे आ गए सोशियो कल्चरल वाले, लेव वाइगोस्की। तीनों को समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले समझते हैं कट्टर प्राकृतिकवादी, नोम चॉम्स्की। प्रकृतिवादी मतलब ये वे लोग हैं जो आनुवंशिकता को महत्व देंगे, नेचर को अधिक महत्व देंगे। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में एक इनबिल्ट जन्मजात डिवाइस होता है। बच्चे के मस्तिष्क में, ये कोई फिजिकल डिवाइस नहीं, उसके दिमाग के अंदर लगा हुआ है, जिसे उन्होंने बोला है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यह कोई शारीरिक अंग नहीं है बल्कि मस्तिष्क में एक अमूर्त, एक एब्स्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी है जो बच्चों को भाषा सीखने में मदद करती है। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है, बच्चे में भाषा सीखने की एक इनेट,
एबिलिटी होती है, बल्कि वह बच्चे को भाषा सीखने में मदद करती है। नोम चॉम्स्की का मानना यह है कि जब बच्चे के शुरुआती सालों में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है और 5 साल की उम्र तक बच्चा बहुत तेज़ी के साथ भाषा सीखता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है ये एलईडी कमज़ोर होने लगता है, जिससे नई भाषा को सीखना थोड़ा कठिन होता जाता है। अब बात करते हैं कट्टर व्यवहारवादी की। ये नर्चर एनवायरनमेंट पे अधिक फोकस करेंगे। इसमें हैं जेवी वॉटसन और बीएफ स्किनर। जेवी वॉटसन का प्रसिद्ध कथन है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दूं, मैं उसे वातावरण में बदलकर डॉक्टर, इंजीनियर, चोर कुछ भी बना सकता हूं। जेवी वॉटसन ने तो अपने बच्चे पर भी प्रयोग किया था। स्किनर भी व्यवहारवादी हैं। उनका मानना है कि बच्चा वातावरण से अनुकरण करके सीखता है और उसी व्यवहार को रीइंफोर्समेंट के द्वारा मजबूत करता है। अब समकालीन दृष्टिकोण देख लेते हैं लेव वाइगोस्की का, जिन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है। ये पूरी तरह से वातावरण और समाज के महत्व को दर्शाते हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्र दोनों के संतुलन को ही सही मानते हैं। मतलब व्यवहारवादियों के संतुलन को भी और प्रकृतिवादियों के संतुलन, दोनों में संतुलन होना चाहिए। शिक्षक के लिए इसका महत्व क्या है? एक शिक्षक के रूप में आप इसका उपयोग कैसे करोगे? आनुवंशिकता और वातावरण का। देखिए, आनुवंशिकता को तो कोई नहीं बदल सकता, शिक्षक के रूप में हम आनुवंशिकता को नहीं बदल सकते, लेकिन वातावरण आपके हाथ में है। शिक्षक बच्चे के जीन्स को नहीं बदल सकता, लेकिन स्कूल, कक्षा का माहौल, वातावरण इतना समृद्ध बना सकता है कि कमज़ोर पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा भी अच्छा प्रदर्शन करे। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करें। क्लास में हर बच्चा विशिष्ट आनुवंशिकता और विशिष्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है। शिक्षक इसे कमी मानने की बजाय इसको विविधता के रूप में देखना चाहिए और विविधता का उसे उत्सव मनाना चाहिए। अगर अलग अलग विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आ रहे हैं तो क्लास में टीचर को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि एक समस्या को मानकर बैठ जाना चाहिए। अब देखते हैं सीटेट में किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? इसका हो जाएगा आनुवंशिकता या वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया दोनों के गुणनफल का परिणाम है। दूसरा, किसी बच्चे के विशिष्ट व्यवहार के कारण उसकी आनुवंशिकता है या उसका परिवेश? बच्चा एक विशिष्ट व्यवहार कर रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या उसकी आनुवंशिकता जिम्मेदार है या उसका परिवेश? देखिए, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह गुंथे हुए होते हैं और विकास को प्रभावित करते हैं, तो इसको हम अंतर करके नहीं देख सकते कि विकास आनुवंशिकता जिम्मेदार है या परिवेश। ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी बच्चे के व्यवहार के लिए। एक प्रिंसिपल है कैनलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कैनलाइजेशन। ये सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जाने लगा है। अब कैनलाइजेशन, इसका मतलब मेनली होता है शारीरिक या गत्यात्मक विकास। आनुवंशिकता द्वारा इतने मजबूती से तय होते हैं कि वातावरण उन्हें बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाता है। जैसे हर बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना, फिर खड़ा होना, चाहे बच्चा अमीर हो या गरीब। यह जैविक क्रम या कैनलाइज्ड पाथ को फॉलो करता है। यही हमारा कैनलाइजेशन का सिद्धांत है कि कैनलाइजेशन का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चे का शारीरिक गत्यात्मक विकास बहुत कुछ निर्भर करता है उसकी आनुवंशिकता पर। अब देख लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप में से कभी कभी प्रश्न आ जाता है। जीनोटाइप आनुवंशिक कोड या क्षमताएं हैं जो माता पिता से हमें मिलती हैं, ये हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ये पीछे छिपी रहती है। जबकि फिनोटाइप जो बाहरी रूप से व्यवहार में दिखाई देती है उसे कहते हैं हम फिनोटाइप। अब जीनोटाइप गुणा वातावरण इक्वल टू हो जाएगा फिनोटाइप। एक मास्टर टिप ढूंढ लेते हैं, जब भी परीक्षा में असर्शन रीजन वाले प्रश्न आए तो हमेशा याद रखना है कि शारीरिक विकास में आनुवंशिकता का पलड़ा थोड़ा भारी होता है। अगर शारीरिक विकास की बात हो रही है तो आनुवंशिकता का पलड़ा भारी होगा। अगर सामाजिक, नैतिक और भाषाई विकास की बात हो रही है तो वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करें और अगर आप चाहते हैं कुछ सुधार करना तो भी बताएं मुझे। थैंक यू।